बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में तहलका खेज बातें होंगी। आज के व्लॉग में वो बातें होंगी जो शायद एक आम पाकिस्तानी ना कर सकता हो। आज के व्लॉग में वो बातें होंगी जो शायद रियासत पाकिस्तान भी ना करना चाहती हो। लेकिन ये बात तो वाज़ेह है कि कोई एक आम पाकिस्तानी चाहकर भी रियासत मुखालिफ बयान नहीं दे सकता, क्योंकि उस बयान के बाद आईन पाकिस्तान की रोशनी में उस पर मुकदमात भी दर्ज होंगे, उसको गिरफ्तार भी किया जा सकेगा और उसे फिर अदालती कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन इसके बरक्स अगर रियासत चाहे तो रियासत मुखालिफ बयान दिया जा सकता है। अगर रियासत चाहे तो रियासत मुखालिफ बयान को इनफरादी अफराद के ऊपर तनकीद भी करार दिया जा सकता है। और अगर रियासत चाहे तो रियासत मुखालिफ बयान पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर बराह रास्त नशर भी किया जा सकता है। मरियम नवाज साहिबा ने आज सरगोदा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। उस खिताब के मंदरजात क्या हैं उस पर मुफस्सल बात की जाएगी, लेकिन उस खिताब की नौबत क्यों आन पड़ी, आज दिन भर क्या हुआ जिसके बाद इतनी गर्मजोशी के साथ अवाम से खिताब किया गया, इस पर भी बात की जाएगी। मरियम नवाज साहिबा का आज सरगोदा कन्वेंशन में यह कहना था कि इमरान खान IMF के साथ महंगाई का मुआहिदा नहीं करके गया था। यह सवाल उठाया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि नवाज शरीफ की सदाकत के चर्चे आज पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं। साथ यह भी कहा गया कि परवेज इलाही ने सारी जिंदगी माल बटोरने के अलावा कोई और काम नहीं किया। अब IMF के साथ अगर डील की बात की गई है तो नई टर्म्स एंड कंडीशन पर डील क्या इमरान खान ने की है या आपकी हुकूमत ने की है? आप ये कहती हैं कि दुनिया भर में नवाज शरीफ की सदाकत के चर्चे हैं, तो ये बताइए कि पाकिस्तान में जितने केसेस थे क्या तमाम खत्म हो चुके हैं? क्या उन केसेस का सामना करने के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आए? तीसरी बात आपने जो परवेज इलाही के बारे में की कि उसने सारी जिंदगी माल बटोरने का काम किया, तो यह भी बता दीजिए कि माजी करीब में आपके रुफका परवेज इलाही की मिन्नतें तरले क्यों कर रहे थे? क्या इन वजूहात की बुनियाद पर कर रहे थे कि हमारे साथ मिले मिल के माल लूटते हैं, या फिर उस वक्त आपको परवेज इलाही के माल लूटने की रगबत का नहीं पता था? उसके बाद मरियम नवाज साहिबा ने यह भी कहा कि इमरान खान की पॉलिसी कारकुनों के लिए जेलें और अपने लिए बेलें हैं, और मरती हुई बीवी को नवाज शरीफ ने छोड़कर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर गिरफ्तारी के लिए पाकिस्तान आना मुनासिब समझा था। यह भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असल में तहरीक इंतशार है। यह भी कहा कि मैं नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वालों को जाहिर करके रहूंगी, चाहे उसके लिए मेरी जान भी चली जाए। यह मरियम नवाज साहिबा का कहना था। उसमें उन्होंने 5 अफराद के टोलों में नाम जो मौजूद थे वो भी तब्दील कर दिए। यह सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने नाम तब्दील कर दिए। पहले 5 के टोले में नाम जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब का था, जनरल रिटायर्ड फैज साहब का था, अजमत सईद शेख साहब का था, आसिफ खोसा साहब का था और जस्टिस साकिब निसार साहब का था। लेकिन आज के दिन एक तरफ हेयरिंग का आगाज हुआ तो 5 नामों में तब्दीली हो गई। अजमत सईद शेख साहब जो पहले 3 रुकनी बेंच की सदारत कर रहे थे जब पैनामा केस लगा हुआ था, और बाद में 5 रुकनी बेंच के अंदर भी वो शामिल थे, उनका नाम निकाल दिया गया। मास्टरमाइंड आप पहले कहते थे कि बाजवा साहब हैं, बाजवा साहब का आज नाम निकाल दिया गया। उन 2 नामों को निकालने के बाद आज सिटिंग जजेस के नामों को शामिल कर लिया गया है। और मरियम नवाज साहिबा का यह कहना था कि इमरान खान की पॉलिसी अपने लिए कुछ और है, दूसरों के लिए कुछ और है। इमरान खान को सियासी मौत से बचाने के लिए आज फिर जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी मैदान में आ चुके हैं। मरियम नवाज ने जलसे में जज और चौधरी परवेज इलाही की ऑडियो टेप भी चलाई और यह कहा कि मुस्लिम लीग नून ना सिर्फ इलेक्शन में हिस्सा लेगी बल्कि जीतेगी। जब इमरान खान का धरना और लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया तो वो पैनामा केस लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। इमरान खान की जब से हुकूमत गई वो बैरूनी साजिश के बारे लोगों को बता रहे हैं। साजिश इमरान खान के खिलाफ नहीं, नवाज शरीफ के खिलाफ की गई थी, और पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे के लिए, इंतखाबात के होने और ना होने के फैसले के लिए और बटी हुई नजरों को एक जगह पर मरकूज करने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लेकर बीड़ा उठाया था। लेकिन यहां पे सवाल यह है कि मरियम नवाज साहिबा ने आज जिन 2 जजेस के ऊपर तनकीद की है, वो 2 जजेस उन 9 रुकनी बेंच का हिस्सा है जो चीफ जस्टिस की जानिब से तश्कील दिया गया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से बात की जाए। एक तो आपने तनकीद का निशाना बनाया 2 सिटिंग जजेस को, उसके बाद आपने बादियो नजर में चीफ जस्टिस को भी तनकीद का निशाना बनाया। आपने ये कहा कि 9 रुकनी बेंच को तश्कील देने में उन 2 जजेस का शामिल करना बड़ी हैरत अंगेज बात है कि जिन 2 जजेस के ऊपर हमें एतराजात है। आपने चीफ जस्टिस के किरदार के ऊपर भी सवाल उठाया। फिर आपने ये कहा
आपने जनरल बाजवा साहब का नाम निकाला और अब आपने ये कह दिया कि जनरल फैज साहब जो हैं वो चीफ थे इस 5 के टोले के, और ये 5 का टोला नवाज शरीफ को पाकिस्तान से निकलवाने और नवाज शरीफ को नाअहल करने के लिए मुतहर्रिक था। सवाल ये पैदा होता है, आप जनरल फैज साहब को चीफ करार दे रही हैं 5 के टोले का, तो जब आपकी हुकूमत गई 2017 में और 2018 में, वो तो एडजुटेंट जनरल थे GHQ के अंदर, ISI चीफ तो कुछ और थे और जनरल स्टाफ के चीफ कुछ और थे, लेकिन आपने चीफ बना दिया जनरल फैज को। जनरल फैज तो बने ISI के चीफ 2019 में और उसके बाद उनका सियासत में अमल दखल सामने आया होगा, लेकिन आज के दिन आपने 2 अफराद को माइनस किया और 2 अफराद की जगह आपने सिटिंग जजेस को शामिल कर लिया। शायद आप ये समझती हैं कि पाकिस्तानी अवाम जो है इस हद तक नाबालिग है सियासी तौर के ऊपर, शायद वो तारीख से वाकफियत नहीं रखती। तारीख आप 30 साल पुरानी शायद बताती तो अवाम मान लेते, लेकिन आप 5-6 साल पहले की तारीख बता रही हैं, उस तारीख में भी आपने गलत बयानी से काम लिया है। और आज की अगर कार्रवाई का हवाल आपके सामने रखा जाए कि आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने 9 रुकनी लार्जर बेंच आज खुद नोटिस केस की समाअत का आगाज किया। लार्जर बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन थे, जिसके ऊपर तनकीद कर चुकी हैं मरियम नवाज साहिबा, जस्टिस मंसूर अली शाह थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस याहिया अफरीदी थे, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी थे जिनके ऊपर तनकीद की मरियम नवाज साहिबा ने, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल थे, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर थे और जस्टिस अतर मिनल्ला थे। अब बात का आगाज जो होना था कि इख्तियार किसका है तारीख देने का, तो बात का आगाज ये एतराज से हो गया, और वो एतराज हुकूमती या अपोजिशन के किरदार पर नहीं और ना ही हुकूमत और अपोजिशन से लगाया गया, बल्कि दौरान समाअत बेंच में शामिल जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने लगाया कि मेरे अज खुद नोटिस से मुतल्लिक कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे सामने 2 असम्बलियों के स्पीकरों की दरखास्तें हैं, ये अज खुद नोटिस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के नोट पर लिया गया। इस केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलाया गया जो कि फरीक नहीं है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह भी कहा कि कुछ ऑडियो सामने आई हैं, ऑडियो में आबिद जुबैरी कुछ जजेस के हवाले से बात कर रहे हैं। इन हालात में मेरी राय यह है कि यह केस 184/3 का नहीं बनता। जस्टिस अतर मिनल्ला ने उसमें यह कहा कि यह एक अहम इशू है, इसका मकसद ट्रांसपेरेंसी और अदालतों पर एतमाद की बात है। अगर अदालत फैसला देती है तो सब सियासी जमातों का फायदा होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सू मोटो पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को नोट कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस में 3 सवालात उठाए। पहला सवाल, असेंबली तहलील होने पर इलेक्शन की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है, यानी यहां पे वो बात आती है गवर्नर पंजाब की जो ये कहते हैं कि तहलील की समरी पे दस्तखत मैंने नहीं किए इसलिए जिम्मेदारी मेरी नहीं बनती। इलेक्शन कमीशन की जो ये कहता है कि फौज हमें नफरी नहीं दे रही, अदलिया हमें आरोस नहीं दे रहे, हुकूमत हमें फंड नहीं दे रही, गवर्नर तारीख नहीं दे रहा, तो हम किस तरीके से इलेक्शन का इनेकाद कर लें। फिर बात आएगी सदर ममलिकत पे कि सदर ममलिकत ने 9 अप्रैल की जो तारीख दी वो उनकी जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती। फिर आज की समाअत में दूसरी बात यह की गई कि इंतखाबात की तारीख देने का आईनी इख्तियार कब और कैसे इस्तेमाल करना है, यानी यहां पर बात यह बनती है कि 90 रोज के अंदर अगर इलेक्शन करवाने हैं और 54 रोज पहले शेड्यूल जारी करना है तो यह तरीकाकार किस तरीके से वज़ा किया जाएगा। शायद अब आइन की तशरीह की जाएगी, शायद तमाम जो मौक़िफ़ सुने जाएंगे और जो फरीकैन हैं उनको बुलाकर उनसे बातचीत की जाएगी। तीसरा सवाल जो आज की समाअत में किया गया कि आम इंतखाबात के हवाले से वफाक और सूबों की जिम्मेदारी क्या है। यहां पे बात आती है गवर्नर और सदर वाली। अब सदर अगर अपना जवाब जमा करवाना चाहते हैं तो अदालत की जानिब से यह कहा गया कि गवर्नर्स और सदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए जवाब जमा करवा सकते हैं। याद रहे कि अदालत ने खुद नोटिस CCPO गुलाम महमूद डोगर ट्रांसफर केस में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर के नोट पर लिया था, और इस केस से पहले ही गुलाम महमूद डोगर के मामले पर वफाकी हुकूमत ऑडियो लीक्स पर बातें बहुत कर चुकी है। अब बात करते हैं कि आज की समाअत में कितने सवालात उठाए गए। नंबर 1, अदालत ने असेंबली की तहलील पर सवाल उठा दिया है। ये बड़ा अहम सवाल है। बेंच में मौजूद जस्टिस मंसूर ने कहा कि असेंबलियां किसी की डिक्टेशन पर कैसे खत्म हो सकती हैं, यानी यहां पे ये हमें दिखाई दे रहा है कि अदालत इस बात का तयन करने से पहले कि 90 रोज में इलेक्शन होने हैं या नहीं होने, इससे पहले बात इस पर्सपेक्टिव में की जाएगी कि आया ये असेंबलियों की तहलील आईनी है या गैर आईनी।
आइन के अंदर तो ये दर्ज है कि ये इस्तेहकाक है वजीर आला का कि वो जब चाहे असेंबली को तोड़ सकता है, लेकिन क्या आइन के अंदर ये दर्ज है कि उसके लिए खास किस्म के हालात होने चाहिए जिसके बाद चीफ मिनिस्टर असेंबली को तोड़ सके? अब ये बहस किसी और जानिब भी जाती दिखाई देती है। नंबर 2, जो दूसरा सवाल है, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि ये आज खुद नोटिस ही नहीं बनता। यानी यहां पे बात जमाल खान मंदोखेल साहब ने यह कर दी कि यह खुद नोटिस नहीं है, वो लोग अगर आके कहें तो फिर आपको इस केस की समाअत करनी चाहिए, अगर वो नहीं कहते तो आपको ये छोड़ देना चाहिए। तो फिर यहां पे ये सवाल बनता है कि आईन कानून की रोशनी के अंदर 90 रोज में अगर इंतखाबात करवाने हैं तो उसकी तकमील कौन करवाएगा? ना तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐसा इजहार हमें दिखाई दिया, ना गवर्नर की तरफ से दिया, ना सिटिंग गवर्नमेंट जो इस वक्त एक्टिव गवर्नमेंट है उनकी जानिब से दिखाई दिया, ना ही हुकूमत की जानिब से फंड जारी होने के बाद दिखाई दिया। तो सदर के इख्तियार इस्तेमाल करने के बाद बहुत से सवालात उठना शुरू हो गए। तीसरे नंबर पे आज जो बात हुई है वो चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतखाबात का मसला वजाहत तलब है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के आगाज पर अदालत ने कहा कि असम्बलियां तहलील होने के बाद इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार वजाहत तलब है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां 14 और 17 जनवरी को तहलील हुई। आर्टिकल 224/2 के तहत इंतखाबात असेंबली की तहरील से 90 दिनों में होने हैं। आर्टिकल 224 एक टाइम फ्रेम देता है। अदालत ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहते हैं कि इंतखाबात आइन के मुताबिक हों। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अदालत ने 3 मामलात को सुनना है। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया। आर्टिकल 224 कहता है कि 90 दिनों में इंतखाबात हों और सेक्शन 57 के तहत सदर ने इंतखाबात का ऐलान किया है। देखना यह है कि सूबाई असेंबलियों की तहलील के बाद तारीख देना किसका इख्तियार है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि इंतखाबात का मसला वजाहत तलब है, हम इरादा रखते हैं कि आप सबको सुने, लेकिन वक्त की कमी की वजह से समाअत तवील नहीं करेंगे, तैयारी करें, केस की समाअत सोमवार को होगी। यह बातचीत हुई। अदालत ने कहा कि इलेक्शन के इनकाद के मामले पर सदर मुमलिकत, गवर्नर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को भी सुना जाएगा। जस्टिस मंसूर ने सवाल उठाया कि असेंबलियां किसी की डिक्टेशन पर खत्म हो सकती हैं क्या? क्योंकि 5 साल के लिए नुमाइंदे मुंतखब होते हैं, तो किसी एक शख्स की हिदायत के ऊपर असेंबली तहलील कैसे हो सकती है? यानी यहां पे क्या आइन में रद्दोबदल किया जाएगा? क्या आइन को फिर से तरतीब देने की जरूरत है, या आइन में जो बातें हैं उसकी तशरीह पहले गलतुल आम में कुछ और ली गई है? बाद अज़ां अदालत ने सदर मुमलिकत और गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को उनके नजरिए की नुमाइंदगी के लिए नोटिस जारी कर दिए, जबकि अदालत ने वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार, चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट बार और पीडीएम की तमाम जमातों को नोटिस जारी करते हुए समाअत कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी। अब कल जो समाअत होगी वो समाअत मुख्तसर है, लेकिन असल नोटिस जो जारी होने वो सोमवार के रोज होंगे। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के मौक़िफ़ की। पाकिस्तान बार काउंसिल के मुताबिक जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस काजी फायज ईसा के बेंच में शामिल ना होने से गैर जानिबदारी का तासुर आएगा। इस इकदाम से अवाम और वकला बरादरी साहब मामले की समाअत पर सवाल नहीं उठा सकेंगे। एलामी में कहा गया कि बेंच की यह समाअत आईनी जिम्मेदारी और अथॉरिटी के तयन के लिए है, जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक है। एलामी में पाकिस्तान बार काउंसिल ने तवक्को जाहिर की है कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी रज़ाकाराना तौर पर बेंच से अलहदा हो जाए। अब बात कर लेते हैं सियासी इक़दामात की। ये तो हमने तमाम तर बात कर ली अदालती समाअत के हवाले से, लेकिन सियासी इक़दामात की आप ये बात करें कि जिन 5 के टोले का तज़किरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करती थी, आज उन्होंने 5 के टोले में तब्दील करके सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस 2 जजेस को शामिल कर लिया। उसमें से एक साबिक जज के नाम को हज़फ कर दिया गया और बाजवा साहब के नाम को भी निकाल दिया गया। उनकी जगह अब 2 नाम जो नए डाले गए वो जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के थे। पहले नाम थे जनरल बाजवा, दूसरा नाम था जनरल फैज साहब का, तीसरा नाम था साकिब निसार साहब का, चौथा नाम था अजमत सईद शेख साहब का, 5वां नाम था आसिफ खोसा साहब का। अब उसमें से क्या हुआ कि आसिफ खोसा साहब के नाम को निकाला गया और उनके नाम की जगह जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के नाम को शामिल कर दिया गया। उधर से बाजवा साहब के नाम को निकाला गया और बाजवा साहब के नाम को निकालने के बाद जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के नाम को शामिल कर दिया गया। अब इस तरीके से कैंपेन चलाई गई। सवाल यह बनता है कि जब इमरान खान साहब ने तनकीद की थी और वो ये कहते थे कि मैं इनफरादी तौर पे तनकीद कर रहा हूं, पूरे इदारे पे तनकीद नहीं कर रहा, तो ये तमाम चेहरे जो पीडीएम में मौजूद थे, ये हमने नहीं कहा, इन्होंने कहा था। इन्होंने कहा कि इनफरादी तौर पे तनकीद कुछ नहीं होती, हाजिर सर्विस अगर कोई बंदा है आप उस पर तनकीद कर रहे हैं तो वो इदारे पे तनकीद होती है, आप रियासत पे तनकीद कर रहे हैं, आप पे आर्टिकल 6 भी लग सकता है। ये बातें सारे कर रहे थे। तो आज हैरत अंगेज बात ये थी
कि वजीर दाखिला मौजूद थे और वजीर दाखिला की मौजूदगी में हाजिर सर्विस 2 जजेस पे बात हुई। अब ये कैसे मान लिया जाए कि हाजिर सर्विस जो 2 जजेस पे बात की गई है ये इनफरादी तौर पे तनकीद थी, ये रियासत के ऊपर या इदारे के ऊपर तनकीद नहीं थी? अगर ये इनफरादी तौर पे तनकीद थी तो तब खान साहब की भी तनकीद इनफरादी तौर पे थी, वो भी सही थी। अगर खान साहब की वो तनकीद सही नहीं थी तो ये तनकीद कैसे सही हो गई? क्या ये रियासत मुखालिफ नहीं है? क्या अदलिया रियासत का सतून नहीं है? आपने अदलिया के ऊपर एक बड़ा वार किया है। सवाल यह है कि क्या वजीर दाखिला ने मरियम नवाज साहिबा की गिरफ्तारी का हुक्मनामा जारी किया? सवाल यह है कि पाकिस्तान टेलीविजन की स्क्रीन से हाजिर सर्विस जजेस के खिलाफ बयानात कैसे जारी हो जाते हैं? सवाल यह है कि इस पर पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या कोई एक्शन लेगी और एक नोटिस पीटीवी को भी जारी करेगी कि पीटीवी ने यह किस तरीके से नशरियात कर दी और फिर उसकी देखा देखी पाकिस्तान के तमाम चैनल्स ने इसको नशर किया और अब बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर बड़ी बड़ी अखबारात की ऑनलाइन अगर आप आर्टिकल्स खोल के देख लें तो वहां पे शह सुर्खियों में यह दर्ज हो चुका है कि हुकूमत अपने हाजिर सर्विस जजेस के खिलाफ एक बाकायदा कैंपेन चला रही है। यह सबसे बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तान के अदालती निजाम के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के 2 हाजिर सर्विस जजेस के नाम शामिल किए गए हैं और अब एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए से मुंह मोड़ते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अदलिया मुखालिफ तहरीक को सियासी बयानिया बनाने का फैसला किया। यह पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 हाजिर सर्विस जजेस पर इल्जामात को बराह रास्त नशर किया गया। इस मुल्क का क्या बनेगा? 9 जजेस के बेंच की तश्कील पर सवालात उठाए गए तो यह बेंच में शामिल 2 जजेस के किरदार पर सवाल नहीं उठा, बल्कि यह चीफ जस्टिस के किरदार पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सवाल उठाया। या तो आज रियासत यह कह दे कि मरियम नवाज रियासत का हिस्सा नहीं है, जो ये कहती हैं कि हुकूमत में मैं नहीं हूं, हुकूमत मेरी नहीं है। फिर सवाल यह बनता है कि अगर हुकूमत उनकी नहीं है तो रियासत इस पर इकदाम क्या उठाएगी? दूसरा सवाल यह बनता है कि अगर हुकूमत उनकी नहीं है तो उनकी वर्कर्स कन्वेंशन की तकरीब के अंदर वजीर दाखिला की मौजूदगी में ये बातें हुई हैं, इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा? ये बड़ी हैरत अंगेज बातें हैं। लम्हा फिक्रिया है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल में मजीद इजाफा होता जा रहा है। इसके ऊपर किस तरीके से पकड़ लाई जाएगी, इसको किस तरीके से तब्दील किया जाएगा, ये बुनियादी सवाल है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का क्या बनेगा। और बहुत से लोगों ने ये बातें की कि जेल भरो तहरीक का एक तरफ से आगाज हुआ तो दूसरी तरफ से जमानतें और बाजियाबी के लिए अदालतों का रुजू कर लिया। बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम ये कर रही है कि 250 के करीब हमारे कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो गिरफ्तारी डाली गई वो 81 कारकुनान की डाली गई। अब आज जो जैन कुरैशी पहुंचे, शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे, और उन्होंने कहा कि हब्से बेजा में रखा गया, बाजियाब करवाया जाए। अब लोग उस पर ठट्ठेबाजी कर रहे हैं, हुकूमत भी कर रही है, लेकिन इसे अगर कानूनी पैराए में देखा जाए हब्से बेजा में क्या होता है? आपने किसी शख्स को गिरफ्तार किया लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली, उसे अदालत में पेश नहीं किया, अदालत से उसका जुडिशल या जिस्मानी रिमांड नहीं लिया, उसके बावजूद आप उस शख्स को अपने पास महबूस रखें तो वो हब्से बेजा का केस होता है। या तो 250 अफराद की गिरफ्तारी डाली जाती, 250 अफराद की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई जाती और कहती कि बाजियाब करवाया जाए, तो फिर पीटीआई का मजाक बन सकता था। ये गिरफ्तारी के बगैर अगर आप किसी को रखेंगे, उसकी शनाख्त को छुपाएंगे, उसे किसी ऐसे सेल में रखेंगे जो डिक्लेयर नहीं है, तो फिर हब्से बेजा का केस बनता है, फिर अदालत को इंटरवीन करना पड़ता है। अब आप ये देखिए कि मौजूदा जो निगरान हुकूमत है उसने स्ट्रेटजी क्या अपनाई। MPO 3 के तहत मुकदमात दर्ज हुए, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए और फिर एक जगह पर रखने की बजाय अब मुख्तलिफ जगहों पर रखा गया। यानी असद उमर साहब को कहीं और रखा गया राजनपुर में, कुरैशी साहब को अटक भिजवा दिया गया, उमर चीमा साहब को भक्कर भिजवा दिया गया, वलीद इकबाल साहब को लिया भिजवा दिया गया, आजम सवाती साहब को रहीम यार खान भिजवा दिया गया, मुराद राज साहब को DG खान भिजवा दिया गया। यानी 24 जो कारकुनान थे उनको लिया जेल भिजवाया गया, 24 को भक्कर जेल भिजवाया गया, 25 को राजनपुर जेल भिजवाया गया, मियाँ वाली भी भिजवाया गया। ये पंजाब के तूलो अर्ज में इन्होंने जेलों में मुंतकिल करना शुरू कर दिया और उसमें हब्से बेजा में रखना शुरू कर दिया है। गिरफ्तारी डालनी है तो डालिए। ये पॉलिटिकल टर्मोइल, हर मामले के ऊपर अदालतों पे जाना, हर मामले के ऊपर अदालतों को तनकीद का निशाना बनाना, एक दूसरे को तू की तकरार सुनाते रहना, ये पाकिस्तान की बेहतरी नहीं हो सकती। आने वाले दिन लम्हा फिक्रिया बन जाएंगे, आप अपने सरों को नोचेंगे, आप बैठ के अपने दांतों के नीचे जबानों को चबाएंगे और सोचेंगे कि हमसे क्या हो गया।
पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे ये तमाम पॉलिटिकल जमातें लेके जाना चाह रही हैं। हल ढूंढना चाहिए। इस तरह के बयानात से पाकिस्तान को तबाह करने से बाज रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।